हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है मनी एंड बैंकिंग या फिर मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 5 के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले जिसने भी अब तक यील्ड कर्व वाली वीडियो नहीं देखी है, पहले कि वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836333 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कंसेप्ट। लेसन नंबर 5 था क्या, थ्योरीज ऑफ टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट, जहां पे हम डिस्कस कर रहे थे कि मैच्योरिटी पीरियड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा डिफर क्यों करता है। मतलब जब एक पर्सन लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली अच्छे मिलते हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में भी इंटरेस्ट रेट कई बार क्या होता है गिर जाता है। वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में कि टाइम के साथ यानी कि मैच्योरिटी पीरियड के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा वेरी करता क्यों है, ठीक है। तो शुरू करते हैं टॉपिक। तो रीजंस फॉर डिफरेंट शेप्स ऑफ यील्ड कर्व, यानी कि हमने यील्ड कर्व के इतने सारे शेप डिस्कस किए थे, अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व, ठीक है, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, हम ये सब हमने डिस्कस किया था। लेकिन अब जो हम समझेंगे ना यहाँ पे वो हम ये समझने वाले हैं कि रीजंस क्या है डिफरेंट शेप्स ऑफ यील्ड कर्व के, ठीक है। तो वो समझते हैं कि करके। अब इसमें क्या है हमारे पास यहाँ पे, तो ए हमारे पास क्या आ गया, इन्फ्लेशन, एक ये इंपॉर्टेंट रीजन है। बी आ गया इकोनॉमिक कंडीशन और सी क्या आ गया, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। ये तीन चीजें जो है ना, इस पे कहीं ना कहीं जो है वो यील्ड कर्व की शेप डिपेंड करती है। एक एक करके समझते हैं इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन्फ्लेशन को। हम सब जानते हैं इन्फ्लेशन को क्या बोलते हैं, महंगाई, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से गुड्स और सर्विसेज के जो प्राइस हैं वो हमेशा ऊपर जाते चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को एक, जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपए है जेब में और ये मार्कर 20 रुपए का है, तो मैं उस 100 रुपए में ऐसे ऐसे 5 मार्कर ला पाऊंगा जिसको मैं एक लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकता हूं। लेकिन जब ये मार्कर 20 की बजाय 50 रुपए के हो जाएंगे तो मैं सिर्फ उस 100 रुपए में सिर्फ मात्र 2 मार्कर लेके आ पाऊंगा। यानी कि इन्फ्लेशन की वजह से परचेजिंग पावर पे फर्क पड़ता है। तो वही चीज यहाँ पे है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो लोगों के पास पैसा तो ज्यादा आता है, करेंसी ज्यादा होती है, लेकिन दिक्कत क्या है, उस करेंसी में वो ज्यादा गुड्स और ज्यादा सर्विसेज इंजॉय नहीं कर पाते। सिर्फ किस रीजन की वजह से, महंगाई की वजह से। और इन्फ्लेशन ही एक वो रीजन है जहां पे लोग जो है ना लगातार अपने वेज रेट को, अपने इनकम को इंक्रीज करने की बात करते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इनकम का इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा कि इनकम भी जो है ना वो एक ईयर वाइज एक इंक्रीमेंट जरूर आता है इनकम के अंदर, यानी कि हम हमेशा अपने इनकम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि हम उस इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। और साथ साथ अपने सेविंग वाले फंड को ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां पे हम कम से कम इन्फ्लेशन रेट को बीट कर पाए, क्योंकि अगर हमारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है अगर वो इन्फ्लेशन रेट को भी बीट नहीं कर पा रहा, इसका मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू लगातार टाइम के साथ कम होती चली जा रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। तो पढ़ते हैं इसे। इन्फ्लेशन देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन्फ्लेशन रिड्यूसेस परचेजिंग पावर। तो इन्फ्लेशन सबसे पहला काम क्या करता है, परचेजिंग पावर को कम करता चला जाता है। एंड क्रिएट्स डिफरेंसेस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल इंटरेस्ट रेट। और यहाँ पे ये क्रिएट करता है डिफरेंस नॉमिनल और रियल इंटरेस्ट रेट में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि पहले किसी बॉन्ड मार्केट में इंटरेस्ट रेट 4% था, ठीक है, और अब वो इंटरेस्ट रेट 6% हो गया है, लेकिन इन्फ्लेशन भी सेम रेट से बढ़ गया। तो क्या एक्चुअल में इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट हो रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक यही बात होती है रियल इनकम के साथ और नॉमिनल इनकम के साथ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक चीज का, कि जैसे मान लेते हैं पहले किसी की इनकम 10,000 रुपए थी, अब उसकी इनकम 20,000 हो गई है, लेकिन इन्फ्लेशन जो है ना, यानी कि जो महंगाई है, यानी कि जो गुड्स और सर्विसेज के जो पर्सन कंज्यूम कर रहा था 10,000 की सैलरी में, उन सबके प्राइस भी डबल हो गए हैं। तो क्या एक्चुअल में उसकी कोई इनकम बढ़ी, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं बढ़ी, क्योंकि 10,000 में भी वो वही गुड्स और सर्विस एंजॉय कर रहा था। अब जो उसकी इनकम बढ़ के 20,000 हो गई, यानी कि डबल हो गई है पहले से, अभी भी वो उतने ही गुड्स और सर्विसेज को क्या कर पा रहा है, खरीद पा रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से उसकी परचेजिंग पावर कम होती चली गई। वही सेम चीज यहाँ पे है कि एक्चुअल में हम डिफर ही नहीं कर पाते कि नॉमिनल रेट और रियल इंटरेस्ट रेट में क्या डिफरेंस चल रहा है। लोगों को लगता है कि इंटरेस्ट
रेट महंगे हो गए हैं, 12%, 15% इंटरेस्ट मिल रहा है, 20% इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन तो सेम रेट से राइज कर रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ क्या कि जो एफडी है ना वो इन्फ्लेशन के रेट को बीट कर पाता है, क्योंकि एफडी का रेट होता है अब 6 to 7% और जो इन्फ्लेशन है ना वो भी 6 से लेके 8% के बीच में बढ़ जाता है हर साल। यानी कि अगर एक पर्सन एफडी में अपना पैसा रख रहा है तो उसका पैसा ना तो बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, वो सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहा है। और अगर किसी पर्सन ने इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह कर रखी है जहां पे 10% या 12% या 15% से के आसपास रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं एवरेज लेवल पे, तो वो कहीं ना कहीं अपने पैसे की वैल्यू को यानी कि अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर पा रहे हैं टाइम के साथ। वही चीज यहाँ पे है। तो जो इन्फ्लेशन है ना वो कभी कभी ना डिफरेंस क्रिएट यहाँ पे क्या कर देता है, मुश्किल कर देता है। देखो क्रिएट्स डिफरेंस क्रिएट कर देता है किस चीज में, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में और रियल इंटरेस्ट रेट में। वेयर रियल इंटरेस्ट रेट इज डिराइव्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जहां पे हम जो है ना रियल इंटरेस्ट रेट कैसे डिराइव करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन रेट को माइनस कर दो फ्रॉम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से। इसका मतलब क्या है कि जैसे सपोज करते हैं तब एक्चुअल में कहीं पता लगता है कि असली में इनकम कितनी बड़ी है, असली में फायदा कितना हो रहा है। जैसे मान लेते हैं कोई पर्सन जो है वो, मैंने फिर से एग्जांपल लेता हूं कि 10% जनरेट कर रहा है किसी एक एसेट इंस्ट्रूमेंट से, किसी एक एसेट क्लास से, फिर बॉन्ड से, लेकिन जो इन्फ्लेशन रेट है उस साल का 6% है, तो एक्चुअल में उसने सिर्फ गेन कितना किया, 4%, क्योंकि 6% तो इन्फ्लेशन ही था, महंगाई बढ़ गई, तो सिर्फ 4% उसने क्या किया, एक्चुअल गेन किया। इसी को क्या पता है क्या बोलते हैं, रियल इंटरेस्ट रेट। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, डिफरेंस होता है कब, जब हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से रेट ऑफ इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हैं। सो विद एन इंक्रीज इज इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक्स मस्ट बी इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है सेंट्रल बैंक भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू कर देता है टू कीप द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट, ताकि रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहे, कांस्टेंट रहे। और ऐसा इसलिए भी किया जाता है कई बार कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया जाता है तो लोग जो है ना वो लोन लेने के लिए कैपेबल नहीं रहते, क्योंकि लोन लेना महंगा पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मनी सप्लाई कंट्रोल में आती है और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आता है। क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब क्या है कि लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया है, मार्केट में फ्लो ऑफ इनकम ज्यादा है, जिसकी वजह से लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं और जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जाके बार बार इन्फ्लेशन को बढ़ा रहा है। उसी को कंट्रोल करने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको इन्फ्लुएंस करती है आरबीआई और इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। और अगर इसका उल्टा हुआ यानी कि डिफ्लेशन हुआ तो इंटरेस्ट रेट कम भी किया जाता है। और एक चीज और इसका रीजन थी जो मैंने यहाँ पे लिखी दिया है कि इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है, टू कीप द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट, ताकि रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट रहे, फिक्स्ड रहे। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, इकोनॉमिक कंडीशंस इन द कंट्री में वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। हम सब जानते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस जो है ना वो वेरी करते हैं टाइम के साथ। जैसे कि एक इंडिविजुअल की लाइफ में भी बहुत सारे क्या होते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, इनकम को लेके, फाइनेंशियल्स को लेके, है ना। कभी हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं फाइनेंसेस को लेके, कभी हम बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे होते हैं फाइनेंस को लेके। क्योंकि फाइनेंस में सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि हम कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, हम उस पैसे को मैनेज किस तरीके से कर रहे हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो हमें फाइनेंस सिखाता है। वरना लोग तो ऐसे भी हैं जो अच्छी सैलरी में भी गरीबी फील कर रहे हैं, और लोग ऐसे भी हैं जो कम सैलरी में भी अपने आप को अच्छा मैनेज करके रखते हैं, अपने फाइनेंसेस को बेहतर मैनेज करके रखते हैं। तो वही चीज हमारे पास यहाँ पे नजर आती है, इकोनॉमिक कंडीशंस इन द कंट्री, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशंस एक कंट्री के अंदर कैसी है। इकोनॉमिक कंडीशंस कंट्री के अंदर कभी बहुत अच्छी भी हो सकती है और कभी बहुत बेकार भी हो सकती है ना। जैसे कभी बूम का टाइम पीरियड है तो कभी रिसेशन का, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। एक मिनट, चलो अब आगे देखते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक कंडीशंस की। तो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है ना वो किसी भी कंट्री की बहुत सारी चीज़ों से गुजरती है। कई बार बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कई बार बुरा परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो कई बार इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तो कई बार इकोनॉमी बुरा परफॉर्म कर रही होती है। यानी कि बहुत सी सिचुएशंस जो है ना वो हमें देखने को मिलती हैं एक बिजनेस के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर। वही चीज़ यहाँ पे है इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर। इकोनॉमिक कंडीशंस इन द कंट्री में वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम वेरी करती रहती है। अ हाई ग्रोथ में बी फॉलोड बाय फेजेस ऑफ डाउनटर्न्स। जो हाई ग्रोथ है ना वो क्या होते हैं, फेजेस होते हैं डाउनटर्न्स के, एज डिपिक्टेड बाय बिजनेस साइकिल्स। क्योंकि हम इसे क्या पढ़ते हैं, हम इसे पढ़ते हैं बिजनेस साइकिल्स के अंदर, क्योंकि बिजनेस के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ साइकिल्स आते हैं। हमेशा हर एक बिजनेस जो है वो अच्छा परफॉर्म करे जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से बिजनेस सीजनल बिजनेस भी होते हैं, है ना। अपने सीजन आए तो बिल्कुल पीक पे है, नहीं आए तो बिल्कुल ही लो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है, बिजनेस साइकिल्स पे डिपेंड करता है कि जो इकोनॉमी है
है या फिर जो बिजनेस है वो किसी इकोनॉमी के अंदर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं या फिर करेंगे। अकॉर्डिंगली द मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट, जब हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स की ड्यूरिंग डिफरेंट टर्म्स में ऑल्सो वेरी, तो ये भी बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, वेरी करते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है ना, मतलब इन मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट रेट है वो भी क्या करते हैं, वेरी करते हैं। तो ये चीज़ आते हैं हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स भी नजर आते हैं हमें इन अलग अलग टाइम पीरियड्स के अंदर और अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग। इसके बाद हमारे पास तीसरा और लास्ट पॉइंट क्या आता है, द सेंट्रल बैंक्स, है ना, वो बैंक जहाँ पे हम सब लोग के क्या है, खाते हैं, अकाउंट, है ना, ठीक है। तो अकाउंट है, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज बेसिकली एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग मनी सप्लाई, तो मैंने भी जैसे डिस्कस किया भी था कि आरबीआई जो है या फिर जो गवर्नमेंट है वो कैसे आरबीआई का यूज करके मनी सप्लाई को चेंज करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट को चेंज करती रहती है। तो वही चीज यहाँ पे है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी उसका मेन काम क्या है, मनी सप्लाई को क्या करना, इन्फ्लुएंस करना, एंड द इंटरेस्ट रेट कीपिंग इन व्यू। और यहाँ पे हम इंटरेस्ट रेट का भी क्या करते हैं, बिल्कुल ध्यान रखते हैं, द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री, और साथ साथ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एक कंट्री का, इसका भी ध्यान रखते हैं। चेंज इन मॉनेटरी पॉलिसी, अगर मॉनेटरी पॉलिसी में कोई भी चेंज आया इज रिफ्लेक्टेड इन द चेंज इन द इंटरेस्ट रेट, तो वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट के अंदर भी क्या करेंगे, चेंज लेके आएंगे। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी में किसी भी प्रकार का चेंज इंटरेस्ट रेट के चेंज को दिखाता है, दस कॉजिंग चेंज इन शेप ऑफ द यील्ड कर्व, और इसी की वजह से यील्ड कर्व में भी क्या आता है, चेंज नजर आता है। तो ये बनता है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिसकी वजह से यील्ड कर्व में चेंज आता है। क्योंकि देखो यील्ड कर्व में चेंज आने का मतलब क्या है कि या तो टाइम चेंज हो रहा है, यानी कि मैच्योरिटी का टाइम पीरियड चेंज हो गया, या फिर इंटरेस्ट रेट में चेंज आ गया। क्योंकि इंटरेस्ट रेट में चेंज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है यील्ड कर्व में चेंज लेके आने के लिए। और ये तीनों ही कंडीशंस जो हमने डिस्कस की, इन तीनों कंडीशंस में इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से यील्ड कर्व भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जब हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरेस्ट रेट। ये कौन कौन सी थ्योरीज हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, थ्योरीज ऑफ टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो अब तक तो हमने सिर्फ बात की थी यील्ड कर्व के बारे में, प्रीवियस वीडियो से लेके अब तक। साथ में हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया कि यील्ड कर्व जो है उसमें चेंजेस, उसकी शेप में चेंजेस क्यों आते हैं। अब हम भी आएंगे अपनी थ्योरीज के ऊपर, जो चैप्टर का नाम है उसके अकॉर्डिंग। तो तीन थ्योरीज में पढ़नी है, पहला एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस, दूसरा सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस, और तीसरा परफेक्ट हैबिटेट हाइपोथेसिस। तो तीन में पढ़ना है, और तीन ही हमारे क्या थे, इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी थे। एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला क्या था, एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस। अब एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है, क्योंकि हम सब एज अ इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन रखते हैं फ्यूचर से कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट क्या होने वाला है। जैसे सपोज करते हैं कि मुझे पता है कि इस साल भले ही एफडी का रेट 6% है, पर अगले साल ये बढ़ के 8% हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं लॉन्ग टर्म के लिए एफडी में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। मेरे को पता है ना कि अगले साल बढ़ने वाला इंटरेस्ट रेट, क्योंकि मैंने अगर आज लॉक इन पीरियड में डाल दिया 6% के हिसाब से 5 साल के लिए, तो अगर अगली बार जो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा क्या उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ 1 साल के लिए एफडी में डालूंगा 6% पे, फिर अगले साल उस पैसे को री इन्वेस्ट कर दूंगा 8% के रेट से। ये होता है एक समझदार इन्वेस्टर का काम, है ना। क्योंकि अगर वो पहले ही 5 साल के लिए फिक्स कर लेता फिर तो दिक्कत हो जाती, है ना। क्योंकि 5 साल के लिए फिक्स कर दिया, इंटरेस्ट रेट भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। अंदर कर दे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस, द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रेट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज वेटेड। तो इसको क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज ऑफ द करंट एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। वेटेड एवरेज वो भी किसका, करंट एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट का, दैट में प्रीवेल ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ पर्टिकुलर फाइनेंशियल एसेट, जो पूरे टाइम चलता है एक फाइनेंशियल एसेट के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं इस चीज का। मान लेते हैं कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया भी था कि मेरे को पहले साल का ब्याज कितना मिला, 6%, लेकिन अगर मैं अगले साल का देखूं उससे नेक्स्ट ईयर का ब्याज कितना मिला, 8%। तो अगर मैं एवरेज भी कैलकुलेट करूंगा तो 6 + 8 डिवाइड बाई 2, उम्मीद है सबको एवरेज निकालना आता है ना। तो 6 + 8 कितने हो गए, 14। 14 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे, 7%। अब जो ये 7% आया ना, ये मेरे पास क्या है, ये मेरा है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, किसका, एवरेज इंटरेस्ट रेट। बढ़ गया ना एवरेज। लेकिन वहीं पे अगर मैं 5 साल के लिए सिर्फ 6% डाल देता, तो पहले 2 साल का कितना मिलता मुझे ब्याज, पहले का 6%,
दूसरे का भी 6 और 6 12, 12/2 यानी कि 6% ही रहता मेरा एवरेज, और हमेशा मेरा एवरेज 6 से ही बढ़ता। तो यहाँ पे होती है एक दिक्कत, ठीक है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि जब हम अमाउंट को अपने हिसाब से लिक्विड फंड में रख के बार बार री इन्वेस्ट करते रहते हैं एक अच्छे इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग और अच्छे एसेट्स के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, assumptions ऑफ द एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस। एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस के इंपॉर्टेंट assumption कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट क्या आएगा, द शॉर्ट रन बॉन्ड्स आर द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड, यानी कि हम लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को प्रेफर ना करके अपनी इन्वेस्टमेंट को सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा पैसा हाई लिक्विड होगा, क्योंकि जैसे टाइम पीरियड होगा, देखो लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है कि मैं लॉन्ग टर्म तक अपने पैसे के लिए वेट करना पड़ रहा है मुझे, लेकिन शॉर्ट टर्म में मैं अपने पैसे को वापस निकाल लूंगा। अगर मेरे को लग रहा है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है मार्केट के अंदर, तो या तो री इन्वेस्ट कर दूंगा या फिर अपने पास कैश की फॉर्म में रखूंगा और अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करूंगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, इन्वेस्टर्स आर रिस्क न्यूट्रल। इन्वेस्टर क्या है, रिस्क न्यूट्रल है, ठीक है। दिस मींस मतलब ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं, दिस मींस दैट नो इन्वेस्टर इंटरेस्टेड इन टेकिंग रिस्क, यानी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। टेकिंग रिस्क ऑफ लॉकिंग देयर मनी, कि अपने पैसे को लॉक कर दिया जाए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक, यानी कि जैसे मैंने पहले बताया था प्रीवियस टॉपिक्स में भी कि हमेशा इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि अपने पैसे को लिक्विड की फॉर्म में अपने पास रखेंगे ताकि अच्छी अपॉर्चुनिटी आए तो उसे यूज कर सके, या फिर कोई इमरजेंसी आए तो उसके लिए उसे यूज कर पाए। कोई भी अपने पैसे को एक लॉन्ग टर्म के लिए फंसाना जल्दी से पसंद नहीं करता। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, तीसरा पॉइंट, देयर इज नो ट्रांजैक्शन लॉस्ट। यहाँ पे किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन लॉस नहीं है इन वॉल्यूटेड इन बाइंग और सेलिंग, मतलब अगर हम बार बार बाई करते हैं या सेल करते हैं उसमें हमारी किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं आएगी, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी तो जो हम इंटरेस्ट का बेनिफिट कमाएंगे वो तो सारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट के अंदर निकल जाएगी, तो वो एक नुकसान हो सकता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स विद डिफरेंट maturities. This implies that cost of buying a 2-year bond is same as the cost of buying 1-year bond. यानी कि मैं 2 साल के लिए बॉन्ड खरीदूं और चाहे 1 साल के लिए बॉन्ड खरीदूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ट्रांजैक्शन कॉस्ट के ऊपर, यानी कि मुझे बेनिफिट होने वाला है अगर हम अच्छे इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग बॉन्ड्स को बाय करते हैं तो वो चीज यहाँ पे आई। इसके बाद क्या आता है, इन बोथ दीज केसेस द कॉस्ट ऑफ बाइंग इज जीरो। इन दोनों ही केसेस में जो कॉस्ट ऑफ बाइंग है वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी, यानी कि अल्टीमेटली मुझे बेनिफिट होने वाला है। इसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट नोट, वो डिस्कस करते हैं। अब इस नोट में क्या लिखा हुआ है, इन जनरल, अगर हम जनरल लेवल की बात करते हैं, द एक्सपेक्टेशंस थ्योरी स्टेट्स दैट द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन एन पीरियड बॉन्ड, मतलब अगर हम अपना पैसे को एक एन पीरियड तक, यानी कि मतलब एन पीरियड मान लो कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक एन पीरियड है, जैसे 5 साल 10 साल के अपने पैसे को हमने किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, शुड इक्वल सक्सेस इक्वल द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन अ 1 पीरियड बॉन्ड, ठीक है। और ये जो है ना वो बराबर रहेगा अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न एक पीरियड के लिए भी रखें तो। इसका मतलब अगर हम एन पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट रखेंगे तब भी एवरेज रिटर्न जो है वो 1 साल के जितना ही आएगा ओवर एन सक्सेसिव पीरियड, अलग अलग पीरियड्स को लेके भी। तो इसलिए बेनिफिट क्या है कि हम जो है ना वो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करें, उसी की बात यहाँ पे की भी गई थी, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट की दिक्कत पैदा करती है, वो आ नहीं रही है, तो हम जो है ना शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर वो पैसा कुछ ना, जैसे मान लो कि 5 साल की एकदम से एफडी कराने की बजाय मैं 1-1 साल की एफडी को प्रेफर कर सकता हूँ। जैसे मान लिया मैंने कि भाई आज एफडी करवाई, 6% का रेट है, अगले साल में मान के चलता हूँ कि या तो इंटरेस्ट रेट 8% हो जाएगा, तो 1 साल में मेरा पैसा फ्री मेरे पास आ जाएगा, फिर मेरी मर्जी होगी चाहे तो उसे 8% पे लगाऊं, लेकिन मान लो अगर ब्याज कम हो गया तो फिर मैं नहीं लगाऊंगा उस पैसे को, किसी और अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करूंगा, किसी और अच्छे एसेट का वेट करूंगा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर 8% हो गया तो उसे रीइन्वेस्ट कर दूंगा 8% के रेट पे। ऐसे ही 2 साल बाद मेरा पैसा फिर फ्री हो जाएगा, फिर मेरे पास ऑप्शन होगा उसे रीइन्वेस्ट करने का। यानी कि इस तरीके से ना कभी भी लॉन्ग टर्म में जो है ना इन्वेस्टमेंट से बच जाते हैं, हमारा पैसा लिक्विड भी रहता है, ठीक है। और अगर मान लो कि इस 1 साल के अंदर मान लो मुझे पैसे की नीड पड़ भी गई तो मैं किसी से उधार भी ले सकता हूँ ये बोल के कि मेरे पास अगले साल पैसा आ जाएगा। मतलब जैसे मान लो कि बीच में मान लेते हैं 6 महीने बाद मुझे पैसे की नीड पड़ गई तो मैं किसी से ले लूंगा, किसी दोस्त वगैरह से, रिलेटिव से, कि भाई 1 साल
बाद मेरे पास जो पैसा है वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं तब तेरे को वापस कर दूंगा। लेकिन मैं किसी को ये बोलूं कि मान लो मैंने 5 साल के लिए पैसे को लॉक इन पीरियड में डाल दिया, एफडी करवा ली 5 साल की, मैं बोलूँ 6 महीने बाद मुझे फाइनेंशियल नीड बढ़ गई कोई और मैंने पैसा उधार लिया, और क्या बोलूंगा 4.5 साल तक वेट कर भाई तू, तो क्यों वेट करेगा भाई 4.5 साल तक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है जब हम किसी भी पैसे को अपने लिक्विड फंड में रखते हैं और रिस्क ज्यादा नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक रिस्क इन्वॉल्व जरूर होता है जब हम पैसे को लॉक इन पीरियड में डाल देते हैं। तो ऐसे ही आपने देखा होगा जब भी कोई पर्सन स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करता है या फिर अदर डेरिवेटिव वगैरह में इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो एक क्या बोलते हैं उस पर नजर बनाए रखता है अपनी, है ना, मतलब एक तरह से देखता रहता है उसे कि उन स्टॉक्स में हो क्या रहा है, मेरे पोर्टफोलियो में क्या चल रहा है, कौन सी कंपनीज में कौन सी बातें कब चल रही हैं, है ना, ताकि उसके पोर्टफोलियो जो है ना जनरली क्या रहे, ग्रीन में ही रहे। क्योंकि हो सकता है ना भाई कि अच्छी कंपनीज आप सोच रहे हो कि 10 साल 20 साल 30 साल तक मैं उसमें पैसा लगा के रखूंगा, पर 10 साल बाद वो बिजनेस फेल हो गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हम जो है वो अपने स्टॉक्स को, अपने एसेट्स को हमेशा चेंज करते रहते हैं, कैसे, बार बार री इन्वेस्टिंग करके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जहां पे तो हमने ये समझा कि यील्ड कर्व जो है उसके ग्राफ इतने डिफरेंट क्यों बनते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं और कौन कौन सी वजह हैं जिनकी वजह से ये इतने सारे, मतलब कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से जो हमारे पास जो यील्ड कर्व था वो इतने डिफरेंट फॉर्म में बनते हैं। इसके अलावा हमने एक थ्योरी भी समझी, एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, ठीक है। और इसका इंप्लीकेशन क्या रहता है वही मैंने आपको लोगों को डिफाइन कर दिया। इंप्लीकेशन का मतलब वही है कि ज्यादातर लोग जो है ना फिर ऐसे केसेस में एक्सपेक्टेड रिटर्न जनरेट करने की सोचते हैं, और एक्सपेक्टेड रिटर्न जनरेट करने की कोशिश में वो अपने पैसे को एक तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म में उनका पैसा लॉक इन पीरियड के अंदर ना चला जाए, ठीक है, लिक्विड में रहे ताकि जब उसे जरूरत पड़े वो उसे यूज कर पाए। और साथ साथ ये भी चेक करता रहता है कि मार्केट में उन एसेट्स को लेके इंटरेस्ट रेट कैसे रहने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, कम होने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपने पैसे को बार बार निकालता और री इन्वेस्ट करता रहता है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट थ्योरी के बारे में और नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे हम आने वाले वीडियोस में, आने वाले टॉपिक्स में हम देख लेंगे, ठीक है। तो भाई अगर फिर भी कोई भी डाउट रह गया, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और अगर भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। आप जिसको जो उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर।